वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। फारूकी साहब, इशारे की बात हुई एक दो दफ़ा प्रोग्राम के अंदर। डील की बात जो है वो फ़ौरन शुरू हो जाती है जैसे कोई ऐसा फैसला, कोई ऐसी चीज़ सामने आती है। निसार अब्बासी साहब की खबर के बाद अब डील की खबरें तो दम तोड़ती नज़र आ रही हैं, तो लगता है कि कोई डील के चांसेस हैं। देखिए, मेरा तजिया है, ये इतला नहीं है, खबर नहीं है, मैं सिर्फ तजिया कर सकता हूँ। दो चीजें हैं, ये जैसे अभी फैज साहब ने फरमाया ना कि एक जज निकल आया, तो इसका मतलब ये है कि अब जो जज मौजूद हैं हम उनमें से भी निकल आने की बात करते हैं। हमें लगता नहीं है कि हमारी अदालतें ठीक फैसला करती हैं, चले मान लेते हैं कि उसमें 19-20 हो जाता होगा, लेकिन सवाल ये है कि इसकी नौबत क्यों आई। इसकी नौबत इसलिए आई कि आपने ईमान मज़ारी और हादी चट्ठा को आपने अंदर कर रखा है। उसकी बेल एप्लीकेशन, सजा, सस्पेंशन आप सुन नहीं रहे। वो ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट के तौर पे पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। आपने उनको रखा हुआ है और इस्लामाबाद की हाई कोर्ट जो है वो केस लगा ही नहीं, हियरिंग के लिए नहीं मुकर्रर कर रहे। आप उसकी वजह से बैनुल अक़वामी बिरादरी में एक तासर पैदा कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी कंपनियां इस डर से यहाँ से जा रही हैं। हमने कहा था कि हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे। देखिए, प्रॉब्लम कोई नहीं है, हुकूमतें हर तरह की चल जाती हैं। जैसे मैं कहता हूँ, जर्नलिज्म में भी आपको जब टीम बनानी पड़ती है 19-20 सारे लोग एक जैसे ही काम करते हैं। कोई थोड़ा सा बेहतर करते हैं, कोई थोड़ा सा हल्का काम करते हैं, लेकिन काम चल जाता है। अब 19 और 120 तो नहीं चल सकता। अगर आपको ये लगता है कि आप बैनुल अक़वामी कंपनियों को निज़ाम इंसाफ के ऊपर एतमाद उनका बहाल नहीं रहा और कंपनियां यहाँ से अगर कारोबार छोड़ के जा रही हैं, और अगर आपने अपनी अपोजिशन लीडर को अंदर बंद किया हुआ है और उसके ऊपर 300-400 केसेस, मैं किसी जमात का या किसी लीडर का ना तो कोई ब्रीफ कैरी करता हूँ, ना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बैलेंस बात करना और जो मेरी समझ में आती है वो जरूर करनी चाहिए। इसमें मेरा तजिया ये है कि गालिबन कोई कट ऑफ डेट थी कि इस डेट तक जो है वो मुक्तदरा जो है वो पूरी तरह से बैक करेगी और आपने रिजल्ट लाने थे। अब रिजल्ट जो है वो आपको चाहिए थे इकोनॉमी के मुहाज पर। इकोनॉमी आपकी डिलीवर नहीं कर रही। बाकी आप चाहे जो मर्जी करें, लोगों की जिंदगी आसान नहीं हो रही। पेट्रोल आप डेली बेसिस पे महंगा कर रहे हैं। किसानों का हाल अभी आमिर साहब ने बता दिया। आपका मतलब इकोनॉमी, अगर पैसे आएंगे नहीं भाई तो मुल्क चलाएंगे कैसे? कर्ज पे कितनी देर और कैसे चलाएंगे? एक तो ये मसला है। अब वफाक को आपने बाउंड कर दिया कि आप 43% बजट से आप वफाक चलाएंगे, 57% जो है वो आप सूबों को दे देंगे। अब आपको जो पैसे चाहिए वफाक चलाने के लिए और अपने दिफा को मजबूत रखने के लिए, वो आपको निकालने पड़ेंगे कहीं ना कहीं से, बाय हुक और क्रुक। उसके बगैर आपके सामने बैठा हुआ इंडिया, उसका कैसे सामना करेंगे? अगर आपका दिफा मजबूत नहीं होगा तो उसके लिए पैसे आपको निकालने पड़ेंगे। अब इंतजामी तौर पर करप्शन की इतनी शिकायतें हैं। अब मेरा ख्याल है कि करोड़ों की शिकायत नहीं है। जो मेरे सुनने में आ रही हैं चीजें और जो फाइलें अब बन रही हैं, उनमें से कोई फाइल जो है वो करोड़ों की नहीं है। फाइलें अब अरबों की बनती हैं। जिस किसी की भी बनती हैं वो अरबों के हिसाब से शुरू होती हैं और खरबों तक जाती हैं। ऐसे में आम आदमी को रिलीफ देना वो नामुमकिन लगता है। तो मुझे लगता है कि एक कट ऑफ डेट थी जिसमें डिलीवर नहीं हुआ। फिर आपकी नहरों का मसला नहीं हल हुआ। जो नहरें चाहिए थी वो नहीं निकाली जा सकी पीपल्स पार्टी की और सिंध की मुखालफत की वजह से, और इसी तरह से जो पैसे दरकार है वफाक चलाने के लिए वो भी नहीं मिल रहे। तो ऐसे में ये मुझे लगता ये है कि कहीं से मौलाना फजलुर रहमान को ये पता चला है कि मुक्तदरा जो है वो अब गैर जानिबदार हो गई है। अब पॉलिटिकल प्लेयर्स आपस में निमट लें, जिस तरह से वो इस सिस्टम को चलाना चाहते हैं वो चलाएं। और इसी बायस जो है वो फजलुर रहमान वो दूसरी तरफ गए हैं। और फजलुर रहमान साहब के जाने से एक पैनिक फैला, जिसकी वजह से आप कभी नजर सानी की दरखास्त दायर करते हैं, कभी आप वापस ले लेते हैं, कभी आप दोबारा दे देते हैं। एक जो आपने कहा ना डील है या नहीं है, चले मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये जो उज़ैर भंडारी साहब इमरान खान के वकील हैं, जिन्होंने आज तौहीन अदालत की दरखास्त कल जमा करवाई है, उसमें जो फरीकैन हैं उनमें सारे फरीक तो मौजूद हैं, मोहसिन नकवी साहब मौजूद नहीं है। और मेरे ख्याल में इसमें समझने वालों के लिए बहुत सारी निशानियां हैं कि अगर आपने एक दरखास्त दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तौहीन अदालत की, और उसमें आपने
محسن نقوی صاحب کو نہیں رکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ڈیل نہیں بھی ہے تو تاثر یہ ضرور دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی سلسلہ گفتگو کا، بات چیت کا چل رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ ابھی فائنل نہ ہوا ہو سکتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ابھی طے ہونا باقی ہوں، لیکن یہ ضرور مطلب معلوم پڑتا ہے پرائما فیشائی کہ برف پگھلی ہے، بات چیت کہیں کوئی ہو رہی ہے. اب یہ موجودہ حکومت پر ہے کہ وہ اس صورتحال کو کتنی یعنی اس کو کیری کرتی ہے، کس شان سے اس کو کیری کرتی ہے اپنے آپ کو. دیکھیں حکومتوں کا کام ہوتا ہے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے عزت اور توقیر ایک دوسروں کو دیں اور خود بھی لیں. اگر آپ اس طرح سے اپوزیشن کے ساتھ کریں گے تو یہ کوئی اچھی مثال نہیں ہے، نہ پاکستانی عوام کے لیے اور نہ ہی بین الاقوامی برادری کے لیے. تو ڈیل ہے یا نہیں ہے، میرے نزدیک اگر کسی کو میڈیکل اٹینشن چاہیے تو یہ ریاست کا فرض ہے. وہ اگر کسی جرم کے تحت بند ہے، وہ قیدی ہے، وہ مجرم ہے جی، ملزم نہیں ہے. کیا اس کی آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جسٹس اطہر من اللہ ہوا کرتے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا کیا حکومت وقت یہ لکھ کر دے سکتی ہے کہ ان کی جان کو خطرہ نہیں ہے اور اگر کچھ ہوا تو کون ذمہ دار ہوگا، آپ لکھ کر لائیں. کون دے سکتا ہے اس طرح کی گارنٹی؟ اور اگر آپ کو اتنا ہی پتا ہے کہ ان کو کچھ نہیں ہے، وہ اتنے فٹ ہیں، تو ٹھیک ہے آپ پڑھا رہے تھے ان کو. یا ویسے تو آسان حل یہ تھا کہ وہ 50 روپے کا اسٹامپ پیپر لے لیتے تو مسائل حل ہو جاتے، لیکن اب سنا ہے اسٹامپ ڈیوٹی بڑھ گئی ہے تو شاید 200 روپے کا لگے گا اور پی ٹی آئی کے پاس شاید 200 روپے نہیں ہوں گے. رائٹ سر، لیکن یہ مسئلہ کسی نہ کسی طرح حل تو کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جواد فیضی صاحب سر یہ بتائیے گا کہ کسان سڑکوں پر آنے کا اندیا دے چکے، پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ جس میں ایک بہت بڑا نمبر دے دیا انہوں نے، مولانا فضل الرحمان صاحب اسمبلیوں میں بات کرنے کے لیے تیار، حکومت کی اپنی پرفارمنس، تو کوئی پریشان کن صورتحال ہے حکومت کے لیے؟ دیکھیے یہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے، جب ایک کوئی چنگاری بھڑکتی ہے تو پھر بہت سارے ایشوز اور فیسز سامنے لا کے کھڑے کر دیے جاتے ہیں. ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا، 35 سالہ صحافتی زندگی میں نے تو یہی دیکھا ہے، نتیجہ نکلا نہیں نکلا، کوئی حل نکلا نہیں نکلا، کوئی سازش کامیاب ہوئی نہیں ہوئی، کوئی ایسا مسئلہ آیا نہیں آیا، کوئی بھی اور نہیں بھی ہوئی. لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ کیا ایسے سارے مفروضوں پہ بات کرنے سے اگر محسن نقوی کے بارے میں اس کو پارٹی نہیں بنایا گیا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی بھی پھنس گئے ہیں اور شاید پھر وہ کچھ نہ بن سکے اگر اس طرح کی بات آ گئی ہے میری اپنی دانش میں. اور دوسری یہ بات کہ یہ جو جوڑا جاتا ہے محسن نقوی صاحب کو ہر چیز پہ، ہر لیول پہ، ہر بات پہ، میرا خیال ہے شاید وہ خود ہی کلیئر کرانا چاہ رہے ہوں کہ اینو پارٹی نہ بنانا ورنہ ہمیں اس سے پیچھے جواب دینے پڑ جائیں گے. ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی پتہ تھوڑی ہے، جس طرح ابھی شہزاد نے یہ کہا کہ کوئی پتہ تھوڑی ہوتا ہے کہ کب کس اینگل سے کس چیز کو کس طرح آگے لے کے بڑھنا ہے. رہ گئی بات یہ، دیکھیے میں بار بار ایک عرض کر رہا ہوں، میں بار بار یہ دہرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 50 اور 200 روپے کے اسٹامپ پیپر کی بات نہیں ہے. آپ ان حالات میں کھڑے ہیں کہ ٹھیک ہے ملک کے اندر مہنگائی ہے، ملک کے اندر پیٹرول کا مسئلہ ہے، ملک کے اندر دیگر ایشوز ہیں، ملک کے اندر گورننس کی باتیں ہیں، ملک کے اندر گورننس کی باتوں پہ ہی تو محسن نقوی سامنے آئے، کولیپس کی باتیں کر گئے اور اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ہمیں گڈ گورننس پہ لگا دیا. اور گڈ گورننس پہ ہم لگیں گے تو تبھی فائدہ ہے نا، ورنہ کیا فائدہ؟ مجھے بتائیں جی، جتنی جماعتوں کے جتنے سلوگن ہیں اور بشمول اسٹیبلشمنٹ جو اس کے سلوگن ہیں، اگر کوئی بھی گڈ گورننس نہیں کر پا رہا، کوئی بھی معاملات کو نہیں سنبھال پا رہا تو میں کندے کو جانا ہے؟ لہذا بتدریج ہمیں یہ جانا پڑے گا، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کہاں پہ ہم کھڑے ہیں. میں تو اس میں ذمہ دار خود کو بھی ٹھہراتا ہوں. میں اگر یہ شہزاد نے بات کہی ہے کہ اتنے عرصے سے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں تو عامر خاکوانی بھی تو یہی تو کچھ کر رہے ہیں. اگر ماضی کے اندر بھی یہی تو لکھتے رہے ہیں یہ کہ گڈ گورننس ہو، جمہوریت ہو اور عوام کے جو خیالات ہیں اس کا احترام ہو، ان کی خواہشوں کا احترام ہو، ان کے مسائل کا حل ہو، تو اب اس دفعہ کوئی ایسی قیامت آئی ہوئی ہے. لہذا یہ جو ایک دم تیز کر دیا جاتا ہے نا سارے معاملات کو، اور اچانک سے میڈیا اور پھر خاص طور پہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ سوشل میڈیم جسے میں میڈیا نہیں کہتا، اس پہ ایک بوچھال آتا ہے، اس پہ ایک طوفان آتا ہے، اس کے بعد ہم چیزیں بدلنا شروع کر دیتے ہیں، ٹاپکس بدلنا شروع کر دیتے ہیں، مفروضے شروع کر دیتے ہیں، شذرے شروع کر دیتے ہیں، تجزیے شروع کر دیتے ہیں. پہلے تو ہمارے دور میں جب اخبار ہوتے تھے، شاید آپ لوگ سما تھے یا نہیں تھے، کہ تب
तमीमे और जमीमे उन्हें कहा जाता था, वो निकला करते थे। अचानक एक बंदा मर गया, वो मरिया ही नहीं सी होता, सुल्तान भाई 8 घंटे बाद मरा, पहले ही मार दिया। तो आज भी वही माहौल है कि हम पहले चीजें मारना शुरू कर देते हैं जब जिंदा हो जाती हैं। और वही हाल है महात्मा न्याजी साहब की बहनों का, कि उन्होंने पहले मार दिया और उन्होंने उसके बाद जिंदा भी कर दिया और फिट फाट भी कह दिया। मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये बहस क्यों है, जब एक बंदा मर रहा था, जब एक बंदे की सांसें उखड़ रही थी, जब उसके लिए सूरह यासीन कहा जा रहा था, उस सारी सूरत हाल में क्यों ये मामला आया कि वो बिल्कुल फिट है, वो बिल्कुल मामला ठीक है। ये इसको सोचना चाहिए। हम चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तक, हम चले जाएंगे एस्टेब्लिशमेंट तक, हम चले जाएंगे मुल्की इदारों तक, हम चले जाते हैं सफारतकारी तक, हम यहाँ तक भी चले जाते हैं कि यार आहो यार, वाकई मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि एक तरफ मुल्क में खून बिछा हुआ है और हम जो है वो इंटरनेशनली रेड कारपेट ले रहे हैं। बात ठीक है उनकी, और मौलाना फजल रहमान की चूंकि बात आ गई तो आज मेरी बात लिख लीजिए। मौलाना फजल रहमान की एक 2022 की तस्वीर बड़ी ही हिट जा रही है, जिसके पीछे उस वक्त की अपोजिशन खड़ी थी बमुकाबला इमरान खान न्याजी, और आज की तस्वीर भी खड़ी है। लेकिन तब मौलाना पे यकीन था, मुक्तदियों को। आज वो हालत है कि इमाम को मुक्तदियों पे यकीन नहीं है। और इस बारे में आप मुझसे अलहदा गुफ्तगू कर लीजिएगा, बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है हमारी मौलाना फजल रहमान से। वो हंस भी रहे थे। मैंने सवाल पूछा था कि आप क्या किसी बीमार की तीमारदारी करने जाएंगे, और उन्होंने कहा वल्लाह मैं सच कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा, मेरा ट्वीट गवाह है इस चीज का, एक्स पे पोस्ट गवाह है, उन्होंने इस मामले से एक दिन पहले मौलाना फजल रहमान, जिनको हम इस्तारा बना के पेश कर रहे हैं कि वो अपोजिशन जमातों के ऐसे कायद बनेंगे कि इस हुकूमत की ऐसी की तैसी कर देंगे, एस्टेब्लिशमेंट की ईंट से ईंट बजा देंगे और एक मुल्क में नया इनकलाब लेके आ जाएंगे, वही मौलाना फजल रहमान इसी जो अदालती फैसला है उस पर अमल दरामद से 24 घंटे पहले ये कह रहे थे कि हजरत क्या होगा जब इमरान खान को हॉस्पिटल लेके आएंगे और वही ये कह दे कि मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, किस लिए ले आए हो। ये मौलाना फजल रहमान के अल्फाज हैं। लिहाजा उस तरफ फटाफट हमने रूहानी तौर पे हम अपने जुए शुरू कर देते हैं, अटकेलियां शुरू कर देते हैं कि बड़ा कुछ होने लगा है। मैं नहीं समझता उसकी वजह यह है कि जब तक मुतबादिल कोई चीज सामने नहीं आएगी, सिर्फ ऐਵੇਂ नहीं किसी की ख्वाहिश पे वंडर बॉय आ जाए, सिर्फ किसी की ख्वाहिश पे अचानक बदल दें, आप पहले सबको बिठा लें। और मैं ये समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान इस वक्त जो सियासत कर रहे हैं वो पीटीआई को एक पार्लिमानी जमात बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी बहनें उनके सामने खड़ी हैं, साडा भरा, वो कह रहे हैं नहीं पाकिस्तान पाकिस्तान, इस पे आके बैठ के बात करते हैं। और जो दुकानदार हैं और जो चूनेदार हैं वो इस पे सबसे ज्यादा मजा ले रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का हुआ है जब उनकी हमशीरा ने ये कह दिया कि वो फिट फाट है, उसके बाद दुकानें बंद होना शुरू हो गई हैं। वो सोहेल अफरीदी साहब और उनकी जमात की हों, वो वकला की हों, वो बहनों की हों, या वो बुशरा बीबी के रिश्तेदारों की हों, मेरा ख्याल है कि दुकानें कई जगहों पे बंद हो रही हैं और स्यापे कई जगहों पे पड़े हुए हैं। मेरा ख्याल है उनके स्यापों की बात करनी चाहिए। हमें सहाफियों को अपने अपने स्यापों में एक दूसरे को शामिल करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। आमिर खान कमानी साहब ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर ने 2-3 दिन पहले भी जो है वो मुज़ाकरात की दावत दी है। इन हालात के अंदर कोई मुज़ाकरात वाली बात आपको नजर आती है? कोई मेज पे बैठा जाएगा सर? देखिए, ये आपने ठीक कहा कि मुज़ाकरात से पहले जरा माहौल बनाना पड़ता है ना, थोड़ा सा जरा चीज़ों को सॉफ्ट करना पड़ता है। लेकिन मेरा तो कहना ये है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब पिछले साल 1.5 साल में तीसरी चौथी बार ये कर रहे हैं, और हर 2-3 महीने 4 महीने बाद वो एक ऐसा बयान डाल देते हैं, पता नहीं वो एक ड्रामा करना चाह रहे हैं, क्या करते हैं। वो कभी भी तो ये नहीं करते कि मुज़ाकरात की कमेटी नॉमिनेट कर दें। मतलब मैंने तो पिछले कम से कम 2 बार 3 बार ये देखा है कि अपोजिशन से, आप तो खासतौर पर महमूद खान चकदाई साहब को बनाया ही अपोजिशन लीडर इसीलिए है कि ताकि वो मुज़ाकरात के लिए वो बेचारे तैयार बैठे होते हैं, वो फौरी रिस्पांस आता है। अगले दिन ही महमूद खान चकदाई साहब का बयान आता है, हम तो ठीक है जी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और हम खान साहब की रिहाई को भी शर्त नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ मामला आप अपनी कमेटी बनाए ताकि हम आगे शुरू करें। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब गायब हो जाते हैं। वैसे भी वो आपको पता है कि साल में से 12 में से वो 11.5 महीने तो वैसे भी फॉरेन टूर पे हैं,
मुसलसल वो सफारतकारी भी खैर हालात भी ऐसे नहीं है, लेकिन वैसे भी उनको बहुत शौक है घूमने फिरने का, तो वो फिर उसके बाद फिर वो चले जाएंगे किसी और दौरे पे, कभी उम्रे पे चले जाएंगे, कभी इधर चले जाएंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे, तो फिर 2-3 महीने का फिर मामला गायब हो जाएगा। भाई वज़ीर आज़म साहब, आप अगर करना चाहते हैं मुज़ाकरात तो कोई मुज़ाकरात कमेटी बनाए ना, 2-3 सीनियर लोगों को अपने, या जो भी आपको समझते हैं आप मुस्लिम नून के, या जो वो भी अगर अपने कोई तादीम में से किसी में से, मतलब काफ लीग में से या किसी और के किसी को नॉमिनेट करे ना, एक कमेटी नॉमिनेट करे, एक बाख्तियार कमेटी हो, फिर उसका टर्म्स और रेफरेंस और ये वो चीजें आगे चलेंगी, पहले कमेटी बनाए फिर जाके वो आगे हो, अगर कोई सीरियस है इसमें। बिल्कुल सही है। दूसरा आपने कहा असल बात ये है कि थोड़ा सा कुछ उसको कोई माहौल भी तो बनाए ना मुज़ाकरात। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, अब फारूकी साहब शॉर्ट सा कमेंट मुज़ाकरात पे क्लोजिंग से पहले। अच्छा, मैं एक गुजारिश कर दूं जान के अमान पाऊं, तो वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान की सियासत का मैं हमेशा से नाकद रहा हूं और रहूंगा। मुझे कभी भी उनकी सियासत पसंद नहीं रही, लेकिन उनकी पॉलिटिकल रीडिंग का मैं कायल हूं, उनके जहादीदा होने पे कोई शक नहीं है। अगर मौलाना साहब के जिस बयान का फैज़ साहब ने जिक्र किया है, तो इसका मतलब ये है कि मौलाना साहब के पास खबर ये है कि पार्टी के कुछ लोगों ने कोई डील बनाई है, डील कर ली है, जिसमें ये तय पाया है, लेकिन उनको ये भी पता था कि वो जो अंदर बैठा है वो नहीं मानेगा, वो कहेगा मैं तो ठीक हूं, मैं तो वापस जा रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि मौलाना की रीडिंग ये है। अब आप दोबारा अपना जरा सवाल मैं ये जो सर मुज़ाकरात की बात अभी जैसे आमिर भाई भी कह रहे थे कि कोई मुज़ाकरात और ये जो लॉन्ग मार्च है, ये लतीफे हैं, इन पे सिर्फ हंसा करें। आप पहले 20 लाख लोग ला रहे थे, अभी आप 40 लाख लोग ला रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई एक आध इवेंट और हो गया तो फिर आप 60 लाख ले आएंगे। अगर 2 वाकयात हो गए 27 सितंबर तक तो फिर आप 1 करोड़ लोग ले आएंगे। वो खुदा का खौफ करें, ये सिर्फ हंसने के लिए बातें हुआ करती हैं ना। मुज़ाकरात में कोई मुझे जान नजर आती है, कोई सीरियस नहीं है इसमें। दोनों फरीकैन जो है वो सीरियस नहीं है, चूंकि राइट सर, बिल्कुल सही। बानी के अलावा पीटीआई में किसी के हाथ में कोई चीज नहीं है, बिल्कुल सही और है सर। हुकूमत के हाथ में वो मानते नहीं है कि कोई चीज है, तो ऐसे में ये दोनों फ्रीकैन कैसे एक दूसरे के साथ बात करें। राइट सर, थैंक यू सो मच। जवाद फैज साहब आपका शुक्रिया, फारूकी साहब आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद थे। आमिर खाकवानी साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।